से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैसा सीरीज, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करें। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे कहाँ के, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन बैंक के। हम लोग स्टार्ट करेंगे 2009 से और धीरे धीरे हम लोग पहुँचेंगे 2022 तक। मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ आंसर में टिक मारेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करना चाहते हैं। तो अगर जो लोग सिर्फ आंसर चाहते हैं तो वो लोग इस वीडियो को इंटू 2 की स्पीड पर देख लें, और अगर उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नॉर्मल स्पीड से वीडियो को देखते रहें। चलिए, तो स्वागत करते हैं आपका प्रैक्टिकल हैट पर। मेरा नाम है संदीप और शुरू करते हैं आज का इस स्पेशल वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। किसका हिमांक अवनमन अधिकतम। हिमांक अवनमन के बारे में बोला है, मतलब डेल्टा टी एफ के बारे में बोला है। और आपको पता होना चाहिए डेल्टा टी एफ जो होता है वो समानुपाती होता है आई के। ओके, समानुपाती होता है आई के। अब जिसके लिए आई का मान सबसे ज़्यादा होगा उसका हिमांक अवनमन यानी डेल्टा टी एफ का मान ज़्यादा होगा। अब सबसे पहले हम लोग आई को डिटरमाइन कर लेते हैं किसके लिए कितना है आई। तो अगर K2SO4 का बात करते हैं तो K2SO4 को जब डिजोल्व करिएगा तो 2 के प्लस SO4 2 माइनस, एक आयन यहाँ है, 2 आयन यहाँ है, टोटल कितना आयन हो गया, तो टोटल हो गया 3 आयन। यानी K2SO4 के लिए जो टोटल आयन आया है वो आया है 3 आयन। चलिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, NaCl का चर्चा करते हैं। NaCl को अगर आप डिजोल्व करिएगा पानी में तो NaCl टूट कर बनाएगा, देखिए क्या, NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस, एक आयन यहाँ एक आयन यहाँ, टोटल कितना आयन हो गया, 2 आयन हो गया। चलिए, तो ये आपका आ गया K2SO4 के लिए 3 आयन और NaCl के लिए 2 आयन। हम लोग यूरिया और ग्लूकोज का चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पानी में ज़्यादा डिजोल्व होता है नहीं, ज़्यादा आयनीकृत होता है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो पानी में आयनीकृत होगा हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो K2SO4 का चर्चा करें, NaCl, तो आई का मान इसके लिए कम है, इसके लिए ज़्यादा है। तो जिसके लिए आई का मान ज़्यादा होगा उसका हिमांक अवनमन भी ज़्यादा होगा। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, K2SO4। क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए आई का मान ज़्यादा है, यानी वन टॉप फैक्टर का मान ज़्यादा है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कितना हो। वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई कितना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोला है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई हो जाएगा समय इनवर्स, या कभी कभी सेकेंड इनवर्स भी मिल जाता है। लेकिन आपको सिर्फ प्रथम कोटि का याद नहीं रखना है, आपको साथ ही साथ शून्य कोटि का भी याद रखना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखें, जैसे कभी कभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान पूछता है। तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपन में क्या हो जाता है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, 0.693 अपन में ये। अच्छा, कभी कभी एक और क्वेश्चन इसमें जो आपसे पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। H2 + Cl2 एरो 2HCl का कोटि पूछ लेता है कभी कभी आपसे, इसका कोटि कितना है। तो आपको पता होना चाहिए इसका कोटि कितना है, 0। मतलब इसका कोटि कितना हो जाएगा, 0। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समय इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलिए, इसके साथ जो भी आप लोगों ने एडिशनल क्वेश्चन किया है वो सब आप लोग नोट करते जाए, क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु प्रतिचुंबक है। कौन सा है, प्रतिचुंबक है। तो प्रतिचुंबक का मतलब क्या होता है, तो वैसा धातु, वैसा संक्रमण धातु जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं अनुचुंबकीय। तो क्या बोला है, प्रतिचुंबकीय मतलब जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। और बात करते हैं जब Zn2+ का, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो लास्ट में आपको आएगा 3d10 4s2, 3d10 4s2। और चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने डोनेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया है, मतलब ये आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 10। और इसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा हो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा सही आंसर, Zn2+। क्या हो जाएगा, Zn2+ सही आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, H3PO3 एक है, यानी कि पूछा कैसा अम्ल है, एकल भास्मिक है, द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाइए, PO OH OH H,
ये H3 अच्छा स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है। चलिए, तो जितना OH होगा उतना ही ये भास्मिक होगा। तो एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, टोटल कितना OH हो गया? 2 OH हो गया। मतलब ये कैसा भास्मिक होगा? द्विभास्मिक होगा। अगर एक OH रहता तो एकल भास्मिक होता, 2 OH है इसलिए द्विभाष। अच्छा 3 OH रहता तो क्या हो जाता? त्रिभास्मिक। लेकिन यहाँ है 2 OH इसलिए क्या हो जाएगा? द्विभास्मिक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा NiCO4 का मतलब होता है निकेल का टेट्रा कार्बोन। अच्छा इसमें ऑक्सीकरण संख्या पूछा निकेल का, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ कभी कभी पूछ देता है NiCO4 का पूछ देता है स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या पूछ देता है? स्ट्रक्चर पूछ देता है। तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, मतलब वर्ग समतलीय होता है। क्या होता है? वर्ग समतलीय। अच्छा दोनों चीज़ याद रखना है, स्ट्रक्चर भी याद रखना है और ऑक्सीकरण संख्या भी। ऑक्सीकरण संख्या 0 और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? वर्ग समतलीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो पहला हमारा है एनाल्जेसिक। अच्छा जो एनाल्जेसिक है वो दर्द को कम करने के लिए आता है, यानी पेन किलर के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? पेन किलर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिसीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बीमारी बैक्टीरिया से होता है उसके उपचार में उपयोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो नीचे 2 दिया गया है वो है, एक है ट्रैंक्विलाइज़र और एक है एंटीपायरेटिक। ट्रैंक्विलाइज़र जो होता है वो डिप्रेशन को कम करने के लिए आता है। डिप्रेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? डिप्रेशन में यूज़ करते हैं। बच गया क्या? एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक बुखार को कम करता है। किसको कम करता है? बुखार को, यानी बुखार की दवा है, बुखार की दवा में इस्तेमाल किया जाता है एंटीपायरेटिक का। तो एनाल्जेसिक दर्द को कम करता है, एंटीबायोटिक नाम से स्पष्ट है, बैक्टीरियल डिसीज को कम, मेन रूप से ट्रैंक्विलाइजर डिप्रेशन को कम करता है और एंटीपायरेटिक बुखार को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिथाइल एमीन बनाया जाता है। तो कहता है मिथाइल एमीन बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? हॉफमैन। अच्छा हॉफमैन ब्रोमाइड तो इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखना, ये चारों है बोर्ज अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, ये चारों के चारों आपका नेम रिएक्शन है। क्या है? नेम रिएक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो आप लोग इन चारों नेम रिएक्शन को क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, और इसके साथ जितना भी नेम रिएक्शन होता है वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। देखिए बिहार बोर्ड का इतना ही क्षमता है, वो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जितना इसको इस पूरे वीडियो के दौरान कराया जाएगा वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस का एक स्पेशल नोट बना लीजिएगा। ठीक, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद करेगा ये आपको एग्ज़ाम के टाइम। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा? योगात्मक द्वारा, विस्थापन द्वारा, विलोपन या विहाइड्रो हैलोजनीकरण के द्वारा। कहता है अच्छा इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा विस्थापन का मतलब क्या होता है? कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी भी यौगिक को विस्थापित किया जाता है। किसी भी यौगिक को क्या किया जाता है? विस्थापित। जैसे देखिए क्या बोला है? एल्किल हैलाइड यानी R बॉन्ड X। अच्छा एल्कोहल में बदलना है तो आप इसका रिएक्शन KOH के साथ करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ H2। अच्छा ऐसा कराएगा तो क्या होगा? यहाँ OH जो आपका है ये OH वो चला जाएगा X के पास। अच्छा और X चला जाएगा K के पास, तो कुछ ऐसा बन जाएगा R बॉन्ड OH प्लस KX। अच्छा R बॉन्ड OH एल्कोहल है, एल्कोहल में तो बदल गया, लेकिन बदला किससे? OH विस्थापित किया किसको? X को, इसलिए ये क्या बन गया? R बॉन्ड OH। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा? सही विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। कैप्रोलैक्टम मोनोमर है किसका? मोनोमर तो कहता है कैप्रोलैक्टम एक मोनोमर है, वो है नायलॉन 6 का। नायलॉन 6। अच्छा मोनोमर क्या होता है? कहता है जिससे कोई पॉलीमर का निर्माण होता है, जिससे कोई पॉलीमर का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। जैसे नायलॉन 6 का निर्माण किससे होता है? कैप्रोलैक्टम से। नायलॉन 6 का मोनोमर कौन हो जाएगा? कैप्रोलैक्टम। समझ? अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि आपसे कभी कभी पूछ देता है पॉलीथीन
किसका बहुलक है? पॉलीथीन किसका बहुलक? तो पॉलीथीन जो होता है वो एथीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? एथीन का बहुलक होता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 का बहुलक होता है। ये ध्यान रखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बोला जाता है? एथीन बोला जाता है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग 2009 के सारे ऑब्जेक्टिव्स को कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जहां हम लोग करेंगे 2010 के सारे ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव्स का एक अलग से नोट बनाइएगा, जिसमें क्या करिएगा आप लोग, जो यहाँ पर क्वेश्चन कराए गए दिए गए हैं PDF फॉर्मेट में वो तो रहें, साथ ही साथ आपको जो एडिशनल क्वेश्चन करवाए गए हैं वो भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम करेगा। ओके, चलिए तब तक के लिए विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।